हेलो स्टूडेंट्स। वर्षा इस अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार और प्रवीण एच कुमार आपके हिंदी माध्यम के लिए क्लासेस को लेकर प्रस्तुत हो। ये मेरा हिंदी के लिए सबसे पहला क्लास है और मेरा यूट्यूब चैनल पर पहले कुछ इंग्लिश मीडियम में क्लासेस है। तो मैं अभी जैसे जैसे समय मिलता है मैं सभी जितने भी क्लासेस इंग्लिश में है वो सभी हिंदी में भी उसको अपलोड करेंगे। राइट। तो अभी हाल ही के दिनों में एक दो दिन में आपको शायद एक जो वायुमंडल में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है या हमारे पर्यावरण में वायुमंडल में परिवर्तन हो रहा है या परिवर्तन हुआ है हाल ही के एक दो दिनों में, जिससे एक बहुत बड़ा मौसमी बदलाव कहा जा रहा है। वो आपने सुना होगा न्यूज़ में, जिसको एक्सपर्ट जो है वो उसको बम साइक्लोन बोल रहे हैं। उसको बोल रहे हैं बम चक्रवात। बम चक्रवात। तो ये जो बम चक्रवात है, ये उत्तरी अमेरिका में उत्तरी अमेरिका में सक्रिय हुआ है। उत्तरी अमेरिका में सक्रिय हुआ है। और ये बम चक्रवात अगर मैं इसका एक विश्लेषण करूं बहुत ही एक गहराई में जाकर, तो बम चक्रवात ये केवल एक शीतोष्ण कटिबंधीय है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का ही विस्तृत रूप है। राइट। अभी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कैसे होता है? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आपने भूगोल के अध्ययन में पढ़ा होगा कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हमेशा दो भिन्न या विभिन्न, या इसको हम भिन्न भी ले सकते हैं, वायु राशियों द्वारा उत्पन्न होते हैं, या वायु राशियों के मिलने से मिलने से उत्पन्न होते हैं, या उनकी उत्पत्ति होती है। चलिए इसको, अब आपको बम चक्रवात को समझने के लिए आपको सबसे पहले वायु राशि वायु राशि और आपको एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति को समझना पड़ेगा। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कैसे उत्पन्न होता है इसको मैप पर समझ लेते हैं। ये मेरे पास विश्व का मानचित्र है। अब इसमें, अब शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में क्या होता है कि ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पवने उप उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से, उपोष्ण कटिबंधीय एक उच्च दाब पेटी है। ये क्या है? ये उच्च दाब की पेटी है, जिसको मैं हाई प्रेशर को डिनोट करके मैं एच लिख रहा हूं। ये उच्च दाब की पेटी है जो जो एक प्रति चक्रवात का भी एक केंद्र होता है या क्षेत्र होता है। अब प्रति चक्रवात के क्षेत्र के कारण से पवने उपध्रुव की ओर गति करती है। तो इनकी जो गति होती है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की होती है, इसलिए इसको पछुआ पवने भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इनको? पछुआ पवने। ये है पछुआ पवने। अब ये ध्रुवों की ओर गति करती है। अब ध्रुवों की ओर जब ये गति कर रही होती है तो इनको ध्रुवों से आने वाली पवने भी रोकती है। ध्रुवों से आने वाली पवने इनको रोकती है। अब उन दोनों के बीच में एक वाताग्र की स्थिति बनती है। दोनों पवनों के टकराने से पहले एक वाताग्र की स्थिति बनती है। अब वाताग्र क्या होता है? वाताग्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर ठंडी वायु राशि तथा तथा गर्म वायु राशि, ठंडी वायु राशि और गर्म वायु राशि एक दूसरे के सामने आकर खड़ी हो जाती है, या एक दूसरे के सामने मिलने से पहले खड़ी हो जाती है। इसको वाताग्र को हम फ्रंट भी बोलते हैं इंग्लिश में। राइट।
तो फ्रंट इसलिए क्यों बोला जाता है, जिससे भी जब भी दो देश एक दूसरे से लड़ाई करते हैं तो उससे उसके वो एक दूसरे के सामने आके खड़े हो जाते हैं, तो उस क्षेत्र को फ्रंट बोला जाता है। तो इसीलिए मैं 90 डिग्री अक्षांश और 35 डिग्री अक्षांश उत्तर का ही क्षेत्र में ले रहा हूं। उत्तर में, उत्तर, यहां से ठंडी हवा, ठंडी वायु राशि जो उपध्रुवीय क्षेत्र की ओर गति करती है, यहां से गर्म वायु राशि जो ध्रुवों की ओर गति करती है, और इन दोनों का मिलने से पहले एक ऐसा क्षेत्र बनता है जो कि एक खाली स्थान बोला जाता है, जिसे हम वाताग्र बोलते हैं। इसको बोलते हैं वाताग्र। तो ये ऐसा क्षेत्र होता है जहां पे गर्म वायु राशि और ठंडी वायु राशि एक दूसरे के सामने आकर रुक जाती है। अब इसके बाद में क्या होता है, गर्म है तो हल्की है, तो ये क्या करेगी, ये ठंडे क्षेत्र में जाने की कोशिश करती है, और ठंडी वायु राशि गर्म क्षेत्र में आने की कोशिश करती है, क्योंकि वो सतह के साथ बहती है। तो इसके कारण से ये वाले क्षेत्र में यहाँ पर निम्न दाब की स्थिति बनती है। मतलब जहां पर गर्म धारा बहेगी या गर्म पवनें बहेगी, तो वहां पर निम्न दाब की स्थिति बनती है, और इस कारण से ये एक चक्रवात के रूप में यहाँ पर ठंडी हवा या ठंडी पवनें प्रवाहित होने लगती है। तो इस तरीके से एक चक्रवात जैसी स्थिति बन जाती है ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। राइट। तो अब इसको बम चक्रवात से इसको रिलेट करके देखते हैं। बम चक्रवात में क्या होता है कि बम चक्रवात में दो वायु राशियां, ये पछुआ पवने हो गया, और ये ध्रुवीय, इसको ध्रुवीय पूर्वी पवने कहा जाता है। एक दूसरे के सामने टकराने से पहले ये गर्म हवा इसमें ठंडी हवा के क्षेत्र में जाती है, ठंडी हवा गर्म हवा के क्षेत्र में जाती है, यहाँ पर निम्न दाब की स्थिति बनती है। ये निम्न दाब की स्थिति बनती है, तो यहाँ पर चक्रवात जैसी स्थिति बन जाती है। अब इसमें क्या हुआ, ये बम चक्रवात में क्या हुआ कि ध्रुवीय पवने जो उत्तरी अमेरिका के से कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ बढ़ते हुए एक ठंडी हवा के रूप में बहने लगी। अब ये जो ठंडी हवा है जो कनाडा से आ रही है, इसको बोलते हैं ब्लिजार्ड। इसको बोलते हैं ब्लिजार्ड। तो ब्लिजार्ड जो है वो ध्रुवीय ठंडी धाराओं का एक विस्तृत रूप है, जो कि जहां पर भी जिस भी क्षेत्र में जाती है वो ठंडा कर देती है। अब इसको देखो, अब ग्रीष्म ऋतु में ये जो गर्म धारा होगी ये अधिक शक्तिशाली होगी। क्यों, ये जो गर्म धारा है ये तापमान में वृद्धि, तापमान इसका अधिक होता है, और ये 66 डिग्री के आसपास में वातावरण को बनाती है। शीत ऋतु में ध्रुवीय पूर्वी धारा अधिक शक्तिशाली हो जाती है और सतह के साथ बहती है। तो इस कारण से ध्रुवीय पूर्वी धारा शक्तिशाली होने के कारण से जो निम्न अक्षांश का मतलब हो गया 50 डिग्री अक्षांश तक में विस्तृत हो जाती है। अब यहाँ पे देखो बम साइक्लोन कैसे बना। बम साइक्लोन बनने का कारण है कि सागर में निम्न दाब की स्थिति। राइट। सागर में निम्न दाब की स्थिति क्यों बन रही है, अब कैरिबियन सागर से, ये क्या है पूरा कैरिबियन सागर है, कैरिबियन सागर से गर्म जल धारा मैक्सिको की खाड़ी से होकर अमेरिका के पूर्वी तट की ओर बहती है। अब यहां से इसी के साथ ही यहां पर पछुआ पवने बह रही है जो गर्म है। अब यहां पर आकर यहां से ये पवने एकदम तीव्र गति से दाब को गिरा देती है। क्यों, यहां पे दो प्रभाव हो गया, एक तो गर्म पवने, दूसरा ये गर्म धारा के ऊपर बह रही है तो थोड़ा वाष्प को अधिक ग्रहण करती है। तो वाष्प अधिक ग्रहण करने के कारण से जो निम्न दाब की स्थिति है, निम्न दाब में वृद्धि है थोड़ा तेजी से होने लगती है। तो इस कारण से यहाँ पर एक वाताग्र की स्थिति बनती है। ये वाले क्षेत्र में वाताग्र की स्थिति बनती है। वाताग्र की स्थिति क्यों बन रही है,
अब जैसे ध्रुव से ध्रुव से ठंडी धारा आ रही है, या ठंडी ठंडी पवनी आ रही है, ध्रुव से ठंडी वायु राशि आ रही है। अब ये यहाँ पे जो वातावरण बना हुआ है, यहाँ पर आके गर्म धारा के साथ में टकराने लग जाती है। तो जिस कारण से पूरा क्षेत्र बर्फीली हवाओं के क्षेत्र में आ जाता है, और ये पूरे क्षेत्र में ये ठंड जैसी स्थिति और तापमान अत्यधिक गिर जाता है। तो अभी एक्सपर्ट क्या बोलते हैं, विद्वान क्या बोलते हैं अमेरिका के और दूसरे देशों के, ये जो चक्रवात की स्थिति है उत्तरी अमेरिका में, जो चक्रवात की स्थिति है, ये एकदम अलग नहीं है। ये अलग नहीं है। क्यों? ये क्योंकि ऐसी स्थिति बहुत सामान्य रूप से उत्तरी अमेरिका में शीत ऋतु में होती है। शीत ऋतु में होती है। बट इस स्थिति में इस साल में क्या हुआ कि जो उत्तरी अमेरिका का जो तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर जो निम्न दाब की स्थिति है बहुत तीव्र गति से हुई। तीव्र गति से क्या हुई कि 24 घंटे में जो 24 मिलीबार जो दाब है वो 24 घंटे में ही विकसित हो गया। राइट। तो इससे क्या हुआ कि यहां पर अत्यधिक निम्न दाब की स्थिति बन गई, और निम्न दाब की स्थिति बनने के कारण से इस क्षेत्र में चक्रवात जैसी स्थिति बनी। तो यहाँ वाले क्षेत्र में क्या हुआ, तीव्र चक्रवात की स्थिति बनने लगी। राइट। तो ये वाला क्षेत्र में बम साइक्लोन, जिसको एक बम साइक्लोन मतलब अचानक से उत्पन्न होने वाला साइक्लोन। अब ये जो तापमान, ये जो दाब में कम समय में 24 घंटे में दाब में जो गिरावट हुई, तो इससे क्या हुआ, बम विस्फोटक चक्रवात जैसी स्थिति बन गई। तो इसको बोल दिया बम चक्रवात। राइट। तो अभी देखिए, अभी इसमें क्या है कि इस वाले क्षेत्र में अभी क्या होगा, देखो विशेषज्ञों ने बोला है कि ऐसी स्थिति 7 से 10 दिन तक बनी रहेगी या सक्रिय रहेगी। अब ऐसा क्या होगा 7 से 10 दिन बाद में, क्योंकि जो शीत ऋतु का समय है वो तो उत्तरी अमेरिका में करीब मार्च तक चलता है। तो मार्च तक शीत ऋतु रहती है उत्तरी अमेरिका में, तो बल्कि उससे और ज्यादा कभी कभी अप्रैल तक भी हो जाती है। तो इसमें क्या होगा कि अब ऐसा क्या होगा 7 से 10 दिन के अंदर अंदर कि इससे स्थिति सामान्य हो जाएगी। तो क्या होगा, देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पर इस क्षेत्र में अभी आपने ब्लिजार्ड का प्रभाव देख लिया। ब्लिजार्ड के प्रभाव के कारण से यहाँ पर ठंडी की स्थिति बन रही है। अब उत्तरी अमेरिका के पर्वतों के पूर्वी ढालों पर एक पवन बहती है जिसको बोलते हैं चिनूक। अब चिनूक जो है ये गर्म पवन है। राइट। गर्म पवन है। अब ये गर्म पवन होने के कारण से यहाँ पे जितनी भी बर्फ जमी होती है, ये एकदम तीव्रता से बर्फ को पिघला देती है। ये पिघला देती है। राइट। तो ऐसे जब बर्फ को पिघलने की स्थिति बनेगी, तो ये वाला सारा क्षेत्र जितना भी है वो सब ये बर्फ रहित क्षेत्र बन जाएगा। तो इसलिए चिनूक को इंग्लिश में स्नो ईटर भी कहते हैं। स्नो ईटर मतलब बर्फ खाने वाली पवन। ये प्रत्यक्ष रूप से ये बर्फ को खाने नहीं है, मतलब जो बर्फ को जो पिघलाने की जो गति है बहुत तीव्र होती है, इसलिए इसको बर्फ खाने वाली पवन या फिर इसको स्नो ईटर कहा जाता है। तो ये स्थिति पूरे मिसिसिपी के मैदान में 7 से 10 दिनों में ये पूरा क्षेत्र क्या है, ये बर्फ रहित हो जाता है। तो इस क्षेत्र में स्नो ईटर के कारण से ये सामान्य स्थिति उत्पन्न होने लग जाती है। अब ये जो स्थिति है, ऐसी स्थिति यूरोप महाद्वीप पर और
रूस में और चाइना में भी बनती है। जैसी स्थिति अभी वहाँ भी बम चक्रवात की स्थिति जो चाइना में बनती है। क्यों? यहाँ पे भी ध्रुवीय पूर्वी पवनें बहुत सक्रिय होती है। तो ये वाले क्षेत्र में भी इसी 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 के समान ही चक्रवात आते हैं, बम चक्रवात उनको कहा जा सकता है, या बर्फीले तूफान कहा जा सकता है। यहाँ से साइबेरिया से आने वाली पवनें इस वाले क्षेत्र को भी बहुत ठंडा कर देती है बर्फीले तूफान के कारण से। अब यही पवनें चाइना में तिब्बत के पठार पर आती है। और आपने सुना होगा कि हिमालय पर्वत जो है भारत के लिए एक एक प्राकृतिक अवरोध का काम करता है। अभी प्राकृतिक अवरोध क्यों कहा जाता है इसको? साइबेरिया, ये हिमालय पर्वत साइबेरिया से आने वाली पवनों को रोकता है। अभी देखिए, अगर ये वाला जो हिमालय का जो क्षेत्र है अगर हम देखें तो ये मैक्सिको का जो दक्षिणी भाग है वो पूरा लगभग हिमालय के आसपास में ही पड़ेगा। तो अगर हिमालय नहीं होता तो ये ठंडी पवनें पूरे गंगा के मैदान में आ जाती, और गंगा के मैदान में भी ऐसी ठंडी स्थिति उत्पन्न हो जाती, क्योंकि कर्क रेखा जो है वो ये मैक्सिको की खाड़ी से होकर जाती है, जो भारत के मध्य भाग से होकर जाती है। तो ऐसी स्थिति जब बनती तो भारत के भी मैदानी भाग में यही बर्फीले तूफान जैसी स्थिति उत्पन्न होती। तो इसलिए हम हिमालय को एक वरदान के रूप में देखते हैं। जो हिमालय का हमारा एक वरदान के रूप में है, यह हमें ठंडी साइबेरियन साइबेरी पवनों के रूप में हमें बचाता है, या पवनों से बचाता है। राइट। अभी इसके इसी के साथ ही में जैसी स्थिति ये यूएसए में बनी है, ऐसी स्थिति ओयोशियो कोल्ड करंट है, यहाँ पर ठंडी धारा है, और यहाँ से क्यूरोशियो गर्म धारा, यही सेम स्थिति क्या है जापान के पूर्वी भाग में भी बनती है। और इसके बाद ये यहाँ से ईस्ट ऑस्ट्रेलियन गर्म धारा, और ये पूर्वी पूर्वी धारा, ध्रुवीय धारा। तो यहाँ से जो स्थिति बनती है, ये वाली जो स्थिति बनती है, यहाँ पर भी वातावरण की स्थिति बनती है। इसी तरीके से दक्षिण अमेरिका के दक्षिण में ही बनती है। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये बम चक्रवात की स्थिति में आता है। ये वाला जो क्षेत्र है ये बम चक्रवात की स्थिति में आता है। तो दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर और उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर, तो ऐसे क्षेत्रों में यहाँ पे भी गर्म है, ये भी गर्म पवन है, और यहाँ से भी ठंडी धारा आती है। बट लेकिन इस वाले क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा तीव्र चक्रवाती स्थिति नहीं बनती है। राइट। तो ये जो पूरा मैकेनिज्म जो हो रहा है, इससे अनेकों दुष्परिणाम हमें देखने को मिलते हैं, या फिर इसके अनेक विनाशकारी परिणाम देखने को मिलते हैं। क्या विनाशकारी परिणाम क्या हमारे बम चक्रवात से? इससे अचानक से जो जनजीवन की स्थिति है, जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। जान माल की हानि उठानी पड़ती है, जान माल की हानि उठानी पड़ती है। अभी आपने शायद समाचारों में सुना होगा कि अमेरिका में लगभग 60 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। 60 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई अमेरिका में, यूएसए में। उसके बाद में व्यवसाय एकदम खत्म हो जाते हैं, ठप पड़ जाता है। उसके बाद में बिजली की पूर्ति या बिजली की सप्लाई बंद हो जाती है। फिर जल जल की उपलब्धता जल की उपलब्धता की तो हमें बात ही नहीं करनी चाहिए। क्यों? एक तो शीत ऋतु है, और ऊपर से तापमान एकदम बिल्कुल कम है, तो जल क्या बिल्कुल जम जाता है। तो वहाँ की जो नलों में जो सप्लाई है वो भी नहीं आ पाती। तो इसलिए जल क्या है पूरा जम जाएगा, वहाँ पर जल की उपलब्धता नहीं होगी। इसमें आर्थिक हानि अत्यधिक होती है। अब आर्थिक हानि भी क्या होगा? एक तो कोई जान माल की हानि हो रही है, अब इसको दोबारा से बनाने में पैसा लगेगा। उसके बाद में व्यवसाय बंद हो गया। उसके बाद में कोई उत्पादन नहीं हो रहा है, उत्पादन पूरी तरीके से बंद हो जाता है। राइट। और उसके बाद में संसाधन का ह्रास होता है, ये संसाधन का विनाश होता है, नष्ट होते हैं संसाधन। कैसे? जैसे कि हमारे पास में कोई संसाधन है,
या हमारे पास में कोई ऐसी चीज़ जिससे हम उत्पादन कर सकते हैं, और इन तूफानों के कारण से उसको नष्ट हो जाते हैं, तो इस संसाधनों का नष्ट होते हैं। ये सभी हमारे पास ये बम साइक्लोन जैसी स्थिति के कारण से ये परिणाम देखने को मिलते हैं। तो मुझे आशा है कि आज का ये हिंदी का सबसे पहला लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आपको अगर पसंद आता है ये लेक्चर और आपकी नॉलेज में, आपके ज्ञान में वृद्धि करता है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपके मित्र, आपके भाई बहन जो भी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी लाभ पहुंच सके। तो मुझे आशा है कि आपको ये कॉन्सेप्ट से आपको समझ में आया होगा, आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हुई होगी। तो आगे भी हिंदी की जितने भी जो हमारे वीडियोस हैं उसको भी जारी रखेंगे। आगे जो वीडियोस जो अभी जो डाली है हमने, वो भी इसको लगातार उसमें डालते रहेंगे। इंग्लिश में जो डाला है उसको भी कंटिन्यू हिंदी में भी रहेगा। तो मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। अगली क्लास तक के लिए फिर मिलेंगे।